नमस्कार, देश और बिहार के राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिन। आज बुलेटिन में बात होगी सिद्दीकी की हत्या पर हमदर्दी जताने पर भड़की बीजेपी की, सांसद पप्पू यादव के चैलेंज की, जानेंगे जीतन राम मांझी की भविष्यवाणी, दीपक बावरिया ने क्यों की इस्तीफे की पेशकश, दिखाएंगे पूर्व मंत्री आजम खान को कोर्ट से क्यों लगी फटकार, केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला को क्या दी सलाह। तो चलिए करते हैं बुलेटिन का आगाज। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बिहार बीजेपी की ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उन लोगों पर निशाना साधा जो बाबा सिद्दीकी की हत्या पर शोक व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर चुप्पी साधे हुए हैं। एक्स पर लिखा कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर चुप्पी साधे रहने वाले बॉलीवुड के नेता अभिनेता बाबा सिद्दीकी की मौत पर कुछ ज्यादा ही बेचैन नजर आ रहे हैं। ये मुंबई के 72 हुरों वाले जन्नत की हकीकत है। 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल किया। हत्या के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने जाँच भी शुरू कर दिया है। वही इस मामले पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को खत्म करने का चैलेंज दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। ये निर्णय उनकी सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर लिया गया है, खासकर हालिया घटनाओं के चलते। जेड कैटेगरी सुरक्षा में उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रबंध शामिल होते हैं, जिसमें सशस्त्र गार्ड्स की तैनाती की जाती है। चिराग पासवान की सुरक्षा व्यवस्था अब 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके परिवार ने बेंगलुरु के एरोस्पेस पार्क में 5 एकड़ प्लॉट के विवाद को सुलझाने के लिए प्लॉट को सरेंडर करने का निर्णय लिया है। हालांकि इससे पहले खड़गे ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह आवंटन सही था और इसका उद्देश्य एक पारिवारिक ट्रस्ट द्वारा बहु कौशल विकास केंद्र विकसित करना था। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां जो है तेज हो गई है। जनता दल यूनाइटेड ने भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है और बीजेपी से तालमेल की बातचीत जारी है। हालांकि सीटों का बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है, जबकि चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। वही आज जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो पटना पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात की। अंबाला कैंट सीट से लगातार 7वीं बार विधायक चुने गए सीनियर बीजेपी नेता अनिल विज ने हाल ही में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। अनिल विज, जो मनोहर लाल की पिछली सरकार में गृह मंत्री थे, अब नई सरकार में किस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, इस पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि नायब सिंह सैनी को गृह मंत्री की कमान मिलने के बाद अनिल विज ने शपथ नहीं ली थी और सिर्फ विधायक के तौर पर काम कर रहे थे। बिहार में बीजेपी इन दिनों चुनौतियों का सामना कर रही है। पार्टी ने 1 करोड़ सदस्यों का लक्ष्य रखा था, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद भी केवल 50% सदस्यता ही प्राप्त की जा सकी है। सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू हुए इस सदस्यता अभियान में अब तक ऑनलाइन 38 लाख और ऑफलाइन 15 लाख से अधिक सदस्य बनाए गए हैं। पटना महानगर का प्रदर्शन इस अभियान में बेहतर रहा है, जहां 1,40,000 से अधिक सदस्य जुटाए जा चुके हैं। दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं। इस पर उपचुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। महागठबंधन की 3 सीटों के साथ ही 1 सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की है। उपचुनाव का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन नेताओं ने तैयारी और बयानबाजी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इमामगंज विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। जीतन राम मांझी ने उपचुनाव के ऐलान से पहले जीत का दावा कर दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस में खलबली मचा दी है। प्रदेश नेतृत्व के नेता एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने हाईकमान से जिम्मेदारी से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया है। बावरिया ने कहा कि मैं किसी पद का लालची नहीं हूं और आरोप लगाया कि बीजेपी ने ईवीएम की मदद से हरियाणा की 15 सीटों पर गड़बड़ी की है।
बाबा सिद्दीकी हत्या पर बिहार के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हम लोग किसी के मौत पर श्रद्धांजलि देते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या से यह स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। बीजेपी ने इस मामले में विपक्ष पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि सुशांत सिंह राजपूत और गुलशन कुमार की मौत पर विपक्ष ने क्यों कोई हाय तौबा नहीं मचाई। इसके जवाब में आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी को मौत पर भी राजनीति करना आता है और ये उनकी पुरानी आदत है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बिहार की जनता के सामने ये घोषणा की कि जनसुराज आगामी 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेगा। इस अवसर पर प्रशांत किशोर ने सभा में मौजूद लाखों लोगों से राय भी मांगी और जनता ने उनके फैसले का जोरदार समर्थन किया। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि अगर बिहार की जनता चाहती है तो हमें 2025 तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यूपी के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर इस हिंसा को लेकर गहरी चिंता जताते हुए सरकार से त्वरित कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने लिखा कि बहराइच में हो रही हिंसा और प्रशासन की निष्क्रियता अत्यंत दुखद है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करती हूँ कि वे जनता को विश्वास में लें और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाएं। सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर मेक इन इंडिया के उद्देश्यों को जुमला करार दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बड़े धूमधाम से लॉन्च किए गए इस अभियान के 4 उद्देश्य जो हैं अब तक हासिल नहीं हुए हैं। रमेश ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि पिछले दशक में आर्थिक नीति निर्माण में स्थिरता और समझदारी की कमी रही है। उन्होंने केंद्र सरकार के दावों का हवाला देते हुए कहा कि वास्तव में जो स्थिति है वे उनके द्वारा बताए गए लक्ष्यों से कहीं दूर है। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एक बड़े मामले में कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन का आवंटन करते समय आजम खान ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के लिए दी गई इस जमीन के मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परादीवाल और मनोज मिश्रा शामिल थे, उन्होंने कहा कि आजम खान ने अपने कार्यकाल के दौरान इस जमीन का आवंटन करते समय अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला किया है। संजय राउत ने कहा कि शिंदे की सरकार महाराष्ट्र के लिए एक कलंक है। देवेंद्र फडणवीस किसी काम के नहीं है। राउत का कहना है कि इस सरकार के आने के बाद मुंबई में गैंगवार और अंडरवर्ल्ड की ताकत जो है बढ़ गई है। राउत का कहना है कि सरकार के आने के बाद मुंबई में गैंगवार की ताकत बढ़ सकती है। साथ ही हत्याकांड के साजिशकर्ताओं का एनकाउंटर करने की मांग की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को आधा राज्य बताया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अधिकारों की कमी है, जबकि उपराज्यपाल के पास अधिक अधिकार है। साथ ही कहा कि अब जम्मू कश्मीर भी आधा राज्य बन गया है, जहां उपराज्यपाल के पास अधिक शक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री के पद पर काम करने में कोई परेशानी आए तो वे मुझसे सलाह ले सकते हैं कि सरकार कैसे चलानी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं, जिनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं, उन पर गरीबों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और गरीबों की संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए हैं। खासकर खड़गे परिवार के ट्रस्ट द्वारा कर्नाटक में आवंटित जमीन के लौटाने के मामले को त्रिवेदी ने भ्रष्टाचार की स्वीकारो शक्ति बताया। यूपी के सदर विधायक योगेश वर्मा के साथ हुई मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। कहा कि वर्मा के अपमान की असली वजह उनकी राजनीतिक पहचान है। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ताधारी दल में होने के बावजूद वर्मा की स्थिति को नजरअंदाज किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी के विधायकों को चुनाव जीतने के लिए घपलेबाजी करनी पड़ती है, जो कि इस पार्टी की पहचान बन चुकी है।
बिहार में होने वाले उपचुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा और प्रदेश महासचिव डॉक्टर परमानंद कुशवाहा ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। अजय कुशवाहा ने आरोप लगाया कि बेलागंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी में कोई निर्णय नहीं होने से असंतोष पैदा हो गया है और अनुशासनहीनता चरम पर है। वहीं डॉक्टर परमानंद कुशवाहा ने कुर्था विधानसभा क्षेत्र से चुनावी तैयारियों को लेकर त्याग पत्र दे दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा की घोषणा की, जो 18 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इस यात्रा के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि ये यात्रा राज्य में नफरत फैलाने का काम करेगी। वहीं तेजस्वी यादव की विकास यात्रा आरक्षण और संविधान के मुद्दों पर केंद्रित होगी। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने गिरिराज सिंह की यात्रा को जनता के हित में बताया और सवाल किया कि तेजस्वी यादव की यात्रा का क्या महत्व है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात की तस्वीर पीएमओ ने सोशल मीडिया पर साझा की है। मुलाकात के बाद आतिशी ने ट्वीट किया कि वे दिल्ली के कल्याण और प्रगति के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच पूर्ण सहयोग की आशा करती हैं। तो खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए सियासी पेज। नमस्कार।